Good morning to you all. सोचा था कि अंधेरे में आज शुरू कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद अभी जस्टिस ना कर पाऊं, क्योंकि अंधेरे में पर काम टू सम एक्सटेंट हमारा किया हुआ है, काम मैं कर चुका हूं, लेकिन जो जहां काम किया है वो यहां पर उपलब्ध नहीं है, दो जगहों में। और संयोग से जो बेसिक मटेरियल थे, क्योंकि एक आइडिया यह भी था कि जैसे यूपीएससी के टॉपिक को भारत भारती करवा दिया था, उसी तरह निराला को खत्म ही कर दूं कुकुरमुत्ता करवा के, क्योंकि वो यूपीएससी में टॉपिक है। तो लेकिन संयोग से वो चीज भी संभव नहीं था। तो हम आगे कोर्स ऑफ एक्शन, ध्यान मुझे आया कि आलोचना टॉपिक हम लोगों की बची हुई है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये ज्यादा बेहतर है कि आलोचना कबीर सूर मध्यकालीन कवि, उनको हम इस स्लॉट में खत्म कर दें और फिर होली के बाद, ठीक है। अंधेरे में टॉपिक को हमें मतलब एग्जाम के पहले हर हालत में कवर करना है, क्योंकि नए टॉपिक हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। और वहां पर कुछ चीजों को, चूंकि अंधेरे में पर मटेरियल भी हमने नहीं दे रखा है, तो अंधेरे में पर जो है एटलीस्ट जो है नोट डाउन भी कुछ करवाना पड़ेगा। तो उसको अगर हम पहले कर लेते हैं तो लगभग हमारा काम काव्यखंड समाप्त हो जाएगा। तो आराम से फिर हम वहां पर ले जाकर चीजों को ड्रॉप कर सकते और फिर वहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, आलोचना टॉपिक के साथ क्या है। हिंदी आलोचना का विकास अगर हम देखें इस टॉपिक को, तो इस टॉपिक में हम क्या पाते हैं? इस टॉपिक को आचार्य शुक्ल को केंद्र में रखते हुए हिंदी आलोचना की बात की जाती है। और इसलिए जब हिंदी आलोचना के विकास टॉपिक को हम देखते हैं तो शुक्ल पूर्व आलोचना, शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, शुक्ल युगीन आलोचना, शुक्लोत्तर आलोचना, और समकालीन आलोचना कर ले। हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास को इन 4 चरणों में बांटकर देखा जाता है, ठीक है। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना जो है उसके भी 2 चरण हैं। कौन कौन? तो भारतेंदु युगीन आलोचना और द्विवेदी युगीन आलोचना।
जब शुक्ल युगीन आलोचना की बात करते तो आचार्य शुक्ल और इतर आलोचक, आचार्य शुक्ल से इतर आलोचक, शुक्लोत्तर आलोचना की तरफ हम जाते तो उत्तर छायावादी आलोचना, और प्रगतिवादी आलोचना। उत्तर छायावादी आलोचकों में जब आप जाते तो इसमें आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आते, नंद दुलारे वाजपेयी आते, और डॉक्टर नगेंद्र आते। प्रगतिवादी आलोचना की बात करें तो रामविलास शर्मा आते हैं। अब अगर समकालीन हिंदी आलोचना की बात करें, इसको आप कई बार शुक्लोत्तर आलोचना को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता बाद। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर समकालीन आलोचना में अगर आप जाएं तो रूपवादी आलोचना, समकालीन आलोचना में जाएं तो वस्तुवादी आलोचना, समकालीन आलोचना में जाएं तो समन्वयवादी आलोचना, और समकालीन आलोचना में जाएं तो कवि, लेखक, आलोचक। नहीं, और इसके अलावा अगर हम देखें तो समकालीन आलोचना के कुछ नए आयामों पर भी आप चर्चा कर सकते हैं, बस पासिंग रेफरेंस के रूप में। वो क्या होंगे? अस्मितावादी आलोचना, अस्मितावादी आलोचना जो अस्मिताओं के प्रश्न को लेकर के उपस्थित होते, और इसी अस्मितावादी आलोचना में दलितवादी, इसी अस्मितावादी आलोचना में स्त्रीवादी,
इसी अस्मितावादी आलोचना में आप आदिवासी विमर्श को रख सकते। बातें स्पष्ट हुई? अब यहां पर थोड़ा सा फर्क समझें। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखा है, क्या पूछा जाता है यहां से? क्या पूछा जाता है? अगर ट्रेंड हम देखें तो यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी तीनों के अलग अलग ट्रेंड दिखेंगे। नहीं, अगर बीपीएससी के ट्रेंड में बात करें तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने एक्सटेंसिव जाने की जरूरत नहीं है। मतलब एट फर्स्ट अगर ग्लांस देखें, लेकिन हम जाएंगे। क्यों जाएंगे? कारण मैं बतलाऊंगा। अगर बीपीएससी में देखें तो हिंदी आलोचना से जो प्रश्न पूछा जा रहा, अगर 10 बार प्रश्न पूछे गए हैं तो 6 बार देखेंगे आचार्य शुक्ल, 7 बार आचार्य शुक्ल पर पूछे गए, और शेष 3 बार जो है वो कोई और आएंगे। और ऐसा नहीं है कि आचार्य शुक्ल के अलावा अन्य आलोचकों पर प्रश्न नहीं पूछे गए। पलट करके देखें प्रीवियस ईयर के पेपर को, ठीक है? नहीं, दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, चिंतामणि भाग 1 आप में से सबके पास उपलब्ध है। कविता क्या है, निबंध पढ़ा है या नहीं? समझ में आया? थोड़ा डिफिकल्ट है मतलब। हाँ, तो वो तो कहीं भी पढ़ोगी तो रुक रुक के ही पढ़ना होगा। बिना रुक रुक के पढ़े संभव नहीं होगा। जो कहूं वो मानेंगे? पक्का? ये तो नहीं कहेंगे कि प्री का एग्जाम है तो उसमें लगे हुए हैं। हाँ, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्री का एग्जाम है नहीं है, नहीं। कविता क्या है, निबंध, आज घर जाने के बाद एक बार पढ़े। आज कल का भी समय है आपके पास, नहीं? क्योंकि मोस्टली आचार्य शुक्ल पर हम लोग परसों पहुंचेंगे या मंगलवार को, ठीक है? मैं आपको केवल एक अभी पढ़ने कह रहा हूं, मैं 10 नहीं कह रहा हूं। देखिए दिक्कत क्या होती है, हम में और आप में फर्क यह है, जहां पर वो फर्क यह है कि आप लोग रिस्क फ्री तैयारी की बात करते हैं, और दिक्कत है आप रिस्क फ्री तैयारी की बात करते हैं इमोशनल होकर के, नहीं? और मैं अगर बात करता तो मैं हमेशा जोखिम उठाने की बात करता हूं, नहीं? और आप रिस्क फ्री तैयारी की बात सोचते हुए भी जोखिम को मैक्सिमाइज कर लेते, और मैं जोखिम उठाने की बात करते हुए भी जोखिम को मिनिमाइज कर लेता हूं। तो हमें देखना यह है, पहली चीज एक चीज समझने की कोशिश करें, दो अप्रोचेज होते तैयारी के। एक अप्रोचेज होता है, एक अप्रोच होता है कि हमारे, मान लीजिए अचानक आज बीपीएससी का सिलेबस चेंज हो जाए, ठीक है? तो बीपीएससी का सिलेबस अगर चेंज हो जाए तो क्या प्रतिक्रिया होगी बच्चों की? नहीं, तो बच्चों की जो प्रतिक्रिया होगी, जो जो चीजें नई दिखेंगी सिलेबस में, उसके पीछे बेतहासा दौड़ना शुरू कर देंगे, बेतहासा दौड़ना शुरू कर देंगे। उस दौड़ का कोई फायदा नहीं है सिवा वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ एनर्जी के।
और जो थोड़े से मैच्योर होंगे, जो अनुभवी होंगे, नहीं, जो नई चीजें हैं उनको समय पर छोड़ देंगे। पहले जिन पर चीजें उपलब्ध हैं वहां तो खुद को तैयार कर ले, नहीं? और अगर 6 महीने साल भर इस क्रम में लगे, 6 महीने लगे, तो 6 महीने के बाद तो नई चीजों पर कुछ न कुछ आ ही जाएगा। बैठे रहेंगे हम लोग, कुछ न कुछ आ जाएगा। तो कुछ न कुछ आ जाएगा तो एक बेस होगा, उस बेस को आधार बना करके हम काम कर सकते। तो वहां पर टाइम को हमने क्या किया, टाइम के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को इंश्योर करने की कोशिश की। और मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भुक्तभोगी हूं। अभी भी हमें ध्यान है, शायद वो यूपीएससी में हमारा 3rd अटेम्प्ट रहा होगा या 4th अटेम्प्ट, मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे लगता है शायद 3rd ही अटेम्प्ट था। और हिस्ट्री में पेपर 1 में मैप पूछे जाते थे, ठीक है। 15 साइट्स लोकेट करना होता था और 25 शब्दों में उनके बारे में, उस साइट्स के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में जो है लिखना होता था। तो जब हम लोग पहुंचे एग्जामिनेशन हॉल में, जब मैप दिया गया तो उसके पहले मैप जो भारत का दिया जाता था ना साइट को लोकेट करने के लिए, तो उस मैप में ये इंडिकेट किया जाता था, रिवर इंडिकेट किया जाता था। उस बार क्या हुआ, रिवर को गायब कर दिया गया, और रिवर को गायब कर दिया गया तो बवाल हो गया। यूपीएससी में ही सेंटर था, ठीक है। और चूंकि मैप ज्योग्राफी में भी दिया जाता था, नहीं, तो बवाल हो गया, बच्चे के चेहरे के रंग उड़ गए। तो उन्होंने कहा कि सर मैप गलती से ज्योग्राफी वाला आ गया। समझ, पहला रिएक्शन मेरा भी था कि ये अटेम्प्ट भी गया, मतलब जो नेचुरल होता है, समझे। पूरी अफरा तफरी का माहौल था। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप, हम कंफर्म कर लेते हैं। थोड़ा सा खुद को संयत किया और देखेंगे आइदर 2000 या 2002 एंशिएंट में मौर्य पर क्वेश्चन पूछा गया था, उस पर प्रश्न लिखना हमने शुरू किया। लेकिन चूंकि सहज नहीं थे तो वो तो प्रभावित होना ही था। लेकिन यह हुआ कि उस प्रश्न के लिखते लिखते 2 चीजें हुई, ठीक है। एक, यूपीएससी की ओर से कंफर्मेशन आ गया कि नहीं मैप सही है, यही मैप आया है, ठीक है। और दूसरा कंफर्मेशन, जो दूसरी चीजें जो हुई कि पहला प्रश्न लिखते 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 दिमाग जो है शांत हुआ, स्थिर हुआ, ठीक है। क्योंकि अचानक कोई चेंज होता है तो पहले हम क्या करते हैं, चेंज को हम रेसिस्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिर धीरे धीरे उस चेंज को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो जब पहला प्रश्न पूरा करने के बाद वापस मैप पर हम लौटे तो हमने देखा कि 15 साइट लोकेट करने थे, उनमें करीब करीब 12 साइट्स जो हैं कोस्टल साइट्स थे। कोस्टल साइट्स समझते हैं? और कोस्टल साइट्स में रिवर को इंडिकेट करना ना करना बहुत मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो उसको कोस्टल साइट को इंडिकेट किया, फिर वहां से आगे बढ़े। तो
तो मैं जो चीज बतलाना चाहता, मैं जो चीज इंडिकेट करना चाहता हूं, अगर मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियां हैं, जितनी भी कहानियां हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, क्या यह संभव है सारी कहानियों को हम करें? अगर चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध है कुल? 10। क्या यह संभव है 10 निबंधों को हम करें? नहीं। अब दूसरी बात मैं कहता, क्या जरूरत है मानसरोवर भाग 1 की सारी कहानियों को करने की? क्या जरूरत है चिंतामणि भाग 1 के सारे निबंधों को करने की? तो ना तो किया जा सकता है और ना ही उसको करने की जरूरत है। कहेंगे ऐसा कहने का आधार नहीं। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पलटे और आप देखें तो निबंध पर क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। स्पेसिफिक निबंध पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें देखेंगे मोस्टली कविता क्या है निबंध पर, या कविता क्या है से छूटे तो श्रद्धा और भक्ति पर। पलट करके देखें, जब से मतलब क्वेश्चन बैंक में प्रश्न आपके पास उपलब्ध है नहीं। और एक्सट्रीम केस में अगर कहीं से पूछा गया है, कहीं से, ठीक है, एक्सट्रीम केस में कहीं से भी पूछा गया है, हम उसको छोड़ देंगे। हमारे पास विकल्प ही है, विकल्प नहीं है ये बात नहीं है। दोनों सेक्शन में 6-6 प्रश्न होते, 6 में हमें कितना लिखना होता? 3 लिखना होता है नहीं। तो अगर हम इस अप्रोचेज के साथ आगे बढ़े, कविता मतलब चिंतामणि भाग 1 जब हम कर रहे हैं तो हम कविता क्या है निबंध और श्रद्धा और भक्ति को देख ले और एक ओवरऑल 1-2 प्रश्न देख ले, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे काम हो जाएंगे 90% केस में? नहीं। दूसरी चीज जो मैं कहता, यही बात मैं कहानियों के कंटेक्स्ट में कहता। स्पेसिफिक कहानियों पर पलट करके देखो तो कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? ओवरऑल प्रेमचंद की कहानी दृष्टि के ऊपर, या तो ये प्रश्न पूछे जा सकते, या ये पूछा जा सकता कि मानसरोवर भाग 1 में मौजूद कहानियों के आधार पर प्रेमचंद की कहानी कला की विवेचना करें, या प्रेमचंद की कहानियां और यथार्थवाद पर प्रश्न पूछे जा सकते, या फिर वहां जो प्रश्न पूछे जा सकते स्पेसिफिक अगर होगा तो प्रश्न उठा करके पूछा जाएगा कि मानसरोवर भाग 1 की कौन सी कहानी आपको अच्छी श्रेष्ठ लगती है और क्यों? नहीं, कहानी कला की विशेषताओं के आलोक में विवेचन करें। मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? तो थोड़ा सा बी टैक्टफुल, वहां पर टैक्टफुल होने की जरूरत है। और इसलिए मैंने कहा, तो मैं जो चीज कह रहा था, कविता है क्या निबंध को एक बार अभी पढ़ें इमीडिएट, आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर क्लासेज लेने के पहले। और जैसे आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर क्लास लेता हूं, ठीक है, उसके जस्ट बाद फिर कविता क्या है निबंध को पढ़ें। मतलब आपको कितना फायदा होगा
आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि बात कविता क्या है, निबंध की केवल नहीं है। कविता क्या है, निबंध। आचार्य शुक्ल की जो आलोचना दृष्टि है, उस आलोचना दृष्टि की समझ विकसित करने में सहायक है। कविता क्या है, निबंध जो है, अगर आलोचना दृष्टि के विकास में समझने में सहायक है, तो वह आलोचना दृष्टि जो है, हिंदी साहित्य के इतिहास की समझ आपकी कितनी बेहतर होगी, यह उस आलोचना दृष्टि पर निर्भर करती। मैंने चर्चा की, और आदिकाल से लेकर भक्ति काल, रीतिकाल तक की पूरी चर्चा को अगर आप देखें, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस दौर में जो विभिन्न विवाद मौजूद रहे हैं आधुनिक काल के पहले, इवन आधुनिक काल की शुरुआत को लेकर के भी, तो आचार्य शुक्ल को केंद्र में रख करके चीजों को डिस्कस किया गया है, और प्रतिवाद का पक्ष आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पक्ष आता है नहीं। तो अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास की बेहतर समझ विकसित करना चाहते, तो उसमें भी कौन हेल्पफुल है, उसमें भी हेल्पफुल है कविता क्या है, निबंध। तीसरी बात, जैसे कमानी पर एक प्रश्न आपने पूछा था, दोष सहित दूषण रहित, दोष रहित दूषण सहित पूछा था नहीं। अगर आप जाकर के देखें, अगर आप जाकर के देखें, तो कबीर, सूर, तुलसी नहीं, यहां से देखें तो पेपर को मर्ज जब किया है, इंटीग्रेट किया है, तो यहां से प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या नहीं? कम से कम 2, अदरवाइज 3 प्रश्न यहां से रहते हैं। कम से कम 2, अदरवाइज 3 प्रश्न यहां से रहते। और अगर कबीर, सूर, तुलसी पर जाकर के देखें तो गौर कीजिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्या? वहां से पूछे जा रहे हैं। और अगर स्टेटमेंट बेस्ड वहां से प्रश्न पूछे जा रहे, तो वे प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं? कोई पर्टिकुलर प्लेस है जहां से वो स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं? तो आप यह पाएंगे कि अगर सूर पर स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न को पिक किया जा रहा, तो 99% केस में उस कोटेशन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार की जो भूमिका लिखी है, स्टेटमेंट को वहां से उठाया जा रहा है। और इसीलिए देखें तो एसेंशियल रीडिंग में मैं भ्रमर गीत सार की भूमिका सजेस्ट करता। मतलब वो आपको पढ़ना ही, भूमिका पढ़नी ही है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये रिस्क आपका ही। दूसरी बात अगर मैं कहूं, अगर तुलसी पर प्रश्न उठा करके पूछे जा रहे और अगर ये स्टेटमेंट उठा करके डाला जा रहा है, तो कहां से डाला जा रहा है? तो आप देखेंगे तुलसी ग्रंथावली जो है, जिसको आचार्य शुक्ल ने संपादित किया है, तो उसकी जो संपादकीय, लंबी संपादकीय भूमिका जो आचार्य शुक्ल ने लिखी है, प्रश्न वहां से उठाया जा रहा है। और अगर इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यहां पर मैं सजेस्ट करूंगा त्रिवेणी बुक जरूर खरीद लें। त्रिवेणी बुक जरूर खरीद लें, जिसमें जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार
और तुलसी ग्रंथावली की जो भूमिका आचार्य शुक्ल ने लिखी है उसके संपादित अंश है। तो सूर के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भ्रमर गीत सार खरीदें, उसकी जो भूमिका है 59 पेज की वो पढ़े। वो पूरी भूमिका त्रिवेणी में नहीं है, लेकिन तुलसी के लिए आप त्रिवेणी पढ़े। ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें, कबीर से अगर प्रश्न उठा करके पूछे जा रहे हैं तो कबीर से कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? वो एरिया कौन सा है जहां से कबीर पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चन बेस। तो आप देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो कबीर पुस्तक है, और उनमें भी देखेंगे 4 से 5 चैप्टर हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसके बाहर से प्रश्न नहीं, कोटेशन नहीं उठाए जा रहे, लेकिन मोस्टली जिन 4 से 5 चैप्टर को मैं रेफर कर रहा हूं, अक्सर रेफर करता हूं, प्रश्न वहीं से उठा करके पूछा जाता। लेकिन यहां पर कंटेक्स्ट हमारा अलग था, जिस कंटेक्स्ट में मैं चीजों को आपके साथ रेफर कर रहा हूं। यहां पर कंटेक्स्ट हमारा यह है कि अगर कविता क्या है, निबंध की समझ आपके पास है, आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि की समझ आपके पास है, तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि वह समझ कबीर की भी बेहतर समझ विकसित करने में सहायक है इनडायरेक्टली, सूर के संदर्भ में भी बेहतर समझ विकसित करने में सहायक है, और तुलसी के संदर्भ में भी बेहतर समझ विकसित करने में सहायक है। तो कविता क्या है? निबंध को पढ़ना और उसको समझना, न केवल कविता क्या है से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करता है, बल्कि वह 3 एडिशनल बेनिफिट को लेकर के उपस्थित होता है। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो इसलिए इस काम को जरूर कीजिए। एक बार आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर क्लास लेने के पहले कविता क्या है को पढ़ें, और दोबारा क्लास जब उस पर हो जाता तो क्लास नोट्स के जरिए कविता क्या है में इंटर करने की कोशिश करें। तब आप देखेंगे वो चीजें आपके लिए क्या होंगी, आसान होती चली जाएंगी। क्लियर? अब आगे बढ़ूं यहां से। क्या मतलब होता है? आलोचना का मतलब तो इवेल्युएट और आलोचना एक ही चीज हो गई। री इवेल्युएट। आलोचना का मतलब फिर समीक्षा का मतलब तो बोलना आलोचना नहीं। सवाल यह उठता क्या इसका अर्थ निंदा या शिकायत है? क्या माना जाए? नहीं, क्योंकि धड़ल्ले से आलोचना शब्द को, समस्या आलोचना शब्द के साथ क्या है, अगर इसकी समस्या की बात करूं, जैसे आलोचना शब्द आता है
तो आलोचना शब्द को हम नकारात्मक संदर्भों में लेते हैं। अक्सर आप गौर करेंगे, नहीं, 5-6 मित्रों का ग्रुप है, नहीं, अक्सर उस ग्रुप में चर्चा का विषय क्या होता है? बहुत सारे विषय हो सकते हैं, नहीं, लेकिन पर्सन के रूप में वो ग्रुप किसकी चर्चा करता है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर? नहीं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है चर्चा के केंद्र में वह व्यक्ति होता है जो वहां पर मौजूद नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम, नहीं। अच्छा, 5-6 लोगों का ग्रुप है, तो जो अनुपस्थित है उसके साथ उस ग्रुप के सदस्यों के 3 प्रकार के समीकरण होंगे, नहीं। कुछ लोगों के लिए वह राइवल होगा, उनके लगातार निशाने पर होगा, कुछ लोग शुभचिंतक होंगे और कुछ लोग न्यूट्रल होंगे, ना विशेष दुराव ना विशेष लगाव। तो जो अपने आप को शुभचिंतक समझते हैं अक्सर वो रस ले लेकर के उस बातचीत का हिस्सा भी बनते हैं, भले कुछ ना बोले, नहीं। और बाद में जिसकी चर्चा हो रही थी उससे जब मुलाकात होगी तो कहते हैं क्या बात है, आजकल तुम्हारा जो है इक्वेशन ठीक नहीं फलाने के साथ चल रहा है क्या? तो पूछेगा क्यों, क्या हुआ? तो बड़ी आलोचना कर रहा था तुम्हारी, वो बड़ी आलोचना कर रहा था तुम्हारी। ऐसा होता है या नहीं? नहीं। और आजकल अक्सर जो न्यूट्रल दिखने वाले लोग होते हैं, जो न्यूट्रल दिखने वाले लोग होते हैं या जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं,